हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में हिंदी की एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो देखिए, हिंदी के कोर्स के साथ साथ हिंदी एमसीक्यू की भी हमारी एक सीरीज चल रही है। आप लोग इस एमसीक्यू सीरीज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। यहाँ से आपको बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, हिंदी की कुछ शुरुआती वीडियो आई थी जिसमें हमने जो हिंदी का जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो आपसे परीक्षाओं में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, सबसे पहले हमने उनका अध्ययन किया था। उससे देखिए, व्यंजन से पहले हमारी जो वीडियो आई थी वो आई थी स्वर की। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्वर। तो स्वर वाली वीडियो हम लोग, जो स्वर हैं हमारे, उनको हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से और बहुत डीपली मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे। उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे व्यंजन। तो व्यंजन और स्वर से हर एग्जाम में दोस्तों, परीक्षाओं में जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती हैं, स्वर और व्यंजन से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना कि व्यंजन है या स्वर है, यहाँ से क्या जाएगा, हमको सब आता है, ऐसा मत सोच लेना। यहाँ से दोस्तों बहुत डीपली प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे व्यंजन का, और व्यंजन के प्रकार या कह सकते हैं व्यंजन के भेद। तो देखिए, व्यंजन व्यंजन पहले कहते किसे हैं। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वरों में हमने क्या देखा था, स्वर क्या होते हैं, उनमें हमको जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और जो हमारे स्वर होते हैं वो व्यंजन होते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें हम जब उनका उच्चारण करते हैं, जो व्यंजन वर्ण होते हैं, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उनमें हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि कह सकते हैं कि स्वरों की सहायता के बिना हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा। फिर देखिए, व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए निकलती है। लेकिन स्वरों में क्या हो रहा था, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो कहीं पर टकराती नहीं है, सीधे मुंह से निकल जाती है। लेकिन व्यंजन में इसका उल्टा होता है, जो वायु है मुख के अलग अलग स्थानों से टकराती है। अब देखिए, जैसे कि जो मानक वर्णमाला मैंने आपको बताया था कि अलग अलग किताबों में अलग अलग व्यंजन के मतलब व्यंजनों की संख्या अलग अलग बताई गई है। कहीं 35 मिलता है, कहीं 33 मिलता है, कहीं 39 मिलता है, अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मानक वर्णमाला है, इस मानक वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण है उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 33 बताई गई है। आप लोग 35 और 33 में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे। जो 35 होते हैं उनमें जो द्विगुण व्यंजन होते हैं इनको भी ऐड कर लिया जाता है, तो इस प्रकार से वो 35 हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर से एक चीज़ आपको समझनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, ये आपके ऐसे ऑप्शन आएंगे, ए ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 36, और ऑप्शन डी हो जाएगा कितना, 40। अब आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए इनमें से व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल 33 को सही उत्तर लगाएंगे। अगर सोचिए 33 यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन में नहीं आता है और ऑप्शन ए आपके पास 34 मिलता है, तब आप लोग क्या करेंगे। अब ऐसे अगर आपको वहां पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग 35 सही उत्तर लगाएंगे, क्योंकि 33 नहीं है, इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर के दिमाग में ये द्विगुण व्यंजन भी है, उसने इनको इसमें ऐड कर दिया है। हालांकि ये सही नहीं है, 33 ही इसका राइट आंसर है, 33। लेकिन एग्जाम में देखो कैसे भी करके आपसे पूछ सकता है। हालांकि बाद में वो प्रश्न हट जाते हैं या उनमें आपत्ति लग के सबको एक एक नंबर बांट दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो दो कंडीशन बनती है, एक 33 वाली और एक 35 वाली, वो मैंने आपको समझा दी। तो देखिए, जो मानक वर्णमाला है उसमें व्यंजन कितने होते हैं, 33 हैं। अब देखिए कौन कौन से हमारे व्यंजन वर्ण हैं, जैसे कि इन व्यंजनों को वर्ग में बांटा गया है, जैसे कि क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। ये हमारे 5 वर्ग हैं हमारे पास। इन 5 वर्गों में और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तो यहाँ पर से इतने में हमारे इन व्यंजनों को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। देखिए, जो क वर्ग में जो हमारे व्यंजन वर्ण आते हैं, क ख ग घ अड़, और चौ वर्ग में देखिए चौ छ जौ झ इयो, टौ वर्ग में टौ ठौ ड ढ और अन। देखिए, जो ये ड है और ढ है ना, ये इनको हम लोग कैसे इनका उच्चारण करते हैं। देखिए, जो ये हमारा ड है, ये वाला ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अढ़, अढ़ बोलते हैं। और जो ढ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अढ़, अढ़। देखिए, इस प्रकार से इनको बोलते हैं हम लोग, लड़ना, लड़ना, ये पढ़ाई, ये इनके नीचे क्या लगेगा, बिंदु लगता है, लड़ना के नीचे बिंदु लगेगा और ढो के नीचे यहाँ पर बिंदु लगेगा। तो इनका उच्चारण कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं, अढ़, ये अढ़।
अढ़, इस प्रकार से हम लोग इनका उच्चारण करते हैं। ये जो हमारे द्विगुण व्यंजन हैं। अब जो ये द्विगुण व्यंजन हैं देखिए, इनको हम लोग मानक वर्णमाला में ऐड नहीं करते हैं, समझेंगे। इनको हम लोग व्यंजनों में नहीं गिनते हैं, इसको और इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। जो हमारे द्विगुण व्यंजन हैं इसको हम लोग मानक वर्णमाला में नहीं जोड़ते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर से लिख लेना है। अब देखिए ट ठ ड ढ अण और त थ द ध न प फ ब भ म। और देखिए ये तो हमारे वर्ग हो गए 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब प्रश्न कैसे बनता है समझेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर से आपसे ये पूछा जाएगा कि जो थ व्यंजन है वो किस वर्ग का है। अगर आपको अच्छे से ये चीज़ें आती हैं तो आप लोग बिल्कुल बता देंगे कि तो वर्ग का है। जो हमारा थ व्यंजन वर्ण है वो किस वर्ग का है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो वर्ग का है। क्वेश्चन बन जाएगा कि जो व्यंजन वर्ण है वो किस वर्ग का है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चौ वर्ग का है। तो इस प्रकार से यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनते हैं। और ये द्विगुण व्यंजन आपसे पूछा जाता है कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। तो ये ड, अढ़ और अढ़, ये हमारे क्या हैं, द्विगुण व्यंजन हैं। अब देखिए इनको द्विगुण व्यंजन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर से दो प्रकार से यहाँ पर आते हैं। ये एक यहाँ पर दो आ गए, यहाँ पर दो आ गए, तो मतलब इसका दूसरा गुण है, ये इसका ये दूसरा गुण है, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अभी इनका एक नाम और है, मैं अभी पीछे इसको लिखवाऊंगा। तो देखिए उसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। अगर मैं कहूँ कि इस जो यहाँ पर से इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं कहाँ से बनते हैं, तो देखिए ये इससे नीचे को अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को लेकर बहुत प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आपको याद रखना है य, र, ल, वो क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन। अभी हम इनको समझेंगे, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, सब अभी हम लोग इनको समझेंगे। और देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, 100 मतलब तो तीनों प्रकार के जो 100, 100 से 100 हो जाएगा, 100 से षटकोट वाला 100, 100 और हो, ये सब क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। तो चार हमारे, अब यहाँ पर से आपसे संख्या पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऐसे संख्या भी यहाँ पर से पूछ लेता है। तो आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारे क वर्ग हैं और प वर्ग हैं, यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा एग्जाम में। उसके बाद देखिए यहाँ पर से जो हमारा जो हम ये हमारे ये हैं, ये 25 होते हैं। इनकी संख्या आप लोग गिनेंगे तो 25 आएंगे। इसमें से इसको और इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। इसको और इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इनको व्यंजन नहीं माना जाता है। तो इनको छोड़ के ये 25 से देखिए 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो कुल कितने हो गए, 25 हो गए हमारे। अब जो ये हमारे क से लेकर ये प वर्ग तक हैं, इन जो 25 हमारे जो व्यंजन हैं इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बनता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 25। तो वो 25 यही हैं, ये वाले। इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसे एग्जाम में प्रश्न आ गया कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं। अगर आपको स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम नहीं पता है तो आपका उत्तर वहाँ पर से उत्तर क्या आप लोग सोचेंगे, हमसे क्या पूछ लिया। तो वर्गीय व्यंजन भी स्पर्श व्यंजन को कहते हैं। तो याद रखेंगे वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 25 हैं। और 25 कौन कौन से हैं वो देखिए यहाँ पर से लिखे हुए हैं। यहाँ पर इसको और हम लोग इसको छोड़ देंगे, ये हमारे 25 हैं। उसके बाद देखिए व्यंजन के एक मिनट थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हाँ चलिए ठीक है, इसको ऊपर करके देखते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हो गए। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, जो 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इनका टोटल करें तो हमारे पास कुल कितना आता है, 33 आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये हैं हमारे व्यंजन के 3 भेद। तो दोस्तों ये आप लोग समझ गए होंगे। जो व्यंजन वर्ण हैं कितने होते हैं, 33 होते हैं, जिसमें कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं। अब देखिए यहाँ पर से कुछ यहाँ पर से व्यंजन वर्ण लिखे हुए हैं, ड, य, ण, ढ, मतलब अढ़ और अढ़। तो ये देखिए जो हमारे शब्द, जो हमारे व्यंजन हैं, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में हमको नहीं मिलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों ऐसा बन सकता है कि किन व्यंजनों से कोई वर्ण शुरू नहीं होता है, तो यहाँ पर से लिखे हुए हैं इनसे कोई भी जो हमारा शब्द है वो शुरू नहीं होता है। तो ये भी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है।
अब देख लेते हैं हम लोग, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए अब आप देखिए संयुक्त व्यंजन, ये भी होते हैं हमारे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं संयुक्त व्यंजन को लेकर। देखिए जो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे 4 हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसको लेकर, ये इसको लेकर पूछा जाता है। तो यहाँ पर से आपको याद रखना है, जो इसका जो मतलब पूरी तरह से तोड़ के इसको रखा हुआ है, जो ये है छ से क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और स्र। अब पूछा जाएगा इनको जो हम लोग तोड़ते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए क धन सौ से मिलकर बनता है छ, और छ से क्षत्रिय वाला छ, और त और र से मिलकर बनता है त्र, और ज और इयों से मिलकर बनता है ज्ञ, और स और र से मिलकर बनता है स्र। तो ये आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि इनसे मिलकर क्या बनता है। ऑप्शन में 4 आपके संयुक्त व्यंजन होंगे और आपको वहाँ पर से उसका सही उत्तर देना होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप लोग बिल्कुल इसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछता है संयुक्त व्यंजन को लेकर, और आपसे ये भी पूछ लेगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो याद रखने हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं आगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? देखिए ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इसके 2 नाम हैं। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। देखिए इसका ऊष्म नाम तो इसलिए है क्योंकि जो हमारी जो मुख से जो वायु निकल रही है, घर्षण रगड़ खाकर निकलती है, मतलब ऊष्मा गर्मी पैदा करती है। संघर्ष मतलब कि इन शब्दों को बोलने में थोड़ा हमको मुख के अंदर संघर्ष सा करना पड़ता है, इसलिए इसको ऊष्म संघर्षी व्यंजन हम लोग कहते हैं। स मतलब तीनों प्रकार के स और ह, सौ से षटकोट, ये सौ। तो ये हमारे जो 4 प्रकार के सौ हैं, इनका उच्चारण अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन इतना अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 100 एक होता है शौ, एक होता है 100। तो ये शौ और 100 इनका उच्चारण इस प्रकार से होता है। ये शौ और 100 तो ऐसे इनका उच्चारण होता है। लेकिन उच्चारण दोस्तों आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बस इतना पूछा जाएगा कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। ये 4 आपके पास ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं। अब देखिए ये जो आगत ध्वनियाँ हैं हमारे पास, ये आगत ध्वनियाँ। अब देखिए ये आगत ध्वनियाँ ये हैं हमारे अरबी फारसी शब्द, अभी मैं आपको नोट करवा दूंगा। ये जो ख के नीचे ये बिंदु लगी है इसको बोलते हैं नुक्ता। वैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है बेसिक वाली वीडियो में, इसको बोलते हैं क्या? नुक्ता बोलते हैं। देखिए ख के नीचे बिंदी लगी है, गौ के नीचे बिंदी लगी है, जौ के नीचे बिंदी लगी है और फ के नीचे बिंदी लगी है, इनको बोलते हैं नुक्ता। तो जिन भी ये जो आपके पास दिख रहे हैं ये जो अगर आपके पास एग्जाम में अगर यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम प्रश्न बन सकता है कि पूछ लेगा बताइए ये कैसे व्यंजन है, ये वाले। तो अगर आपके सामने 4 ऑप्शन हो, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या फिर आइए उच्छित व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये वाले देखना। लेकिन यहाँ पर से आपको ये ध्यान देना है इसके नीचे बिंदी लगी होनी चाहिए। अगर बिंदी नहीं लगी होगी, सिंपल ऐसा होगा, तो वो तो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर से बिंदी लगी है तो वो ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। तो ये 4 हैं इस प्रकार के। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर एग्जाम आपसे पूछ ले कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, क्योंकि आगत ध्वनियाँ हैं, इनको इसमें काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन इनको भी कहा जाता है। अगर यहाँ से आपसे दोस्तों प्रश्न पूछ ले तो इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर से नीचे नुक्ता लगा होना चाहिए। उसके बाद देखिए उच्छित व्यंजन हमारे आते हैं, जिनको हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे फिर झटके के साथ नीचे को आए। देखिए आप लोग अढ़ बोलते हैं, ड ढ ऐसे बोलते हैं, ढ ढ अढ़ अड़ो बोलते हैं ना, अड़ो अड़ो। एकदम से जो आपकी जो जीभ है वो ऊपर वाले, आपका जो ऊपर का जबड़ा है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मूर्धा। उसको स्पर्श करेगा और एक झटके के साथ आपकी जीभ नीचे को आएगी। आप स्वयं से इसका उच्चारण करके देखिए तो आपको पता लग जाएगा। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्छित व्यंजन, अढ़ अढ़ और अढ़। उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन, जिसको हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। यहाँ पर से अर्धस्वर में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, मैंने यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन को ही अर्धस्वर लिख दिया है, अभी आपको समझाऊंगा। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच हो, मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये हैं चार, य र ल वो, ये चार हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। देखिए लेकिन यहाँ पर से एक शर्त है, वो शर्त क्या है, हिंदी के अर्धस्वर, यहाँ पर सभी समझेंगे। देखिए हिंदी में जो अर्धस्वर हैं इनमें से य और वो, और वर्तमान में यही चल रहा है क्योंकि संस्कृत का तो प्रयोग काफ़ी कम है। लेकिन जो य और लो वो हैं वो संस्कृत में इन चारों को अर्धस्वर के रूप में लिखा जाता है या कहा जाता है। संस्कृत में ये चारों अर्धस्वर हैं, लेकिन हिंदी में मात्र ये दो य और वो ही अर्धस्वर हैं, लेकिन संस्कृत में य और लो वो। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले, डायरेक्ट ऐसे लिखा हो कि इनमें से अर्धस्वर कौन सा है, इनमें से अर्धस्वर कौन सा है, तो आपको इसी पर गौर करना है, य और वो पर, ना कि इसको। समझेंगे इस चीज़ को दोस्तों कि अगर आपसे पूछ ले कि अर्धस्वर किन्हें कहते हैं, अगर वहाँ पर से संस्कृत लिख ले तो बात अलग है, लेकिन अगर आपसे ये कहेंगे हिंदी के अर्धस्वर कौन कौन से हैं, या फिर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से अर्धस्वर कौन कौन से हैं, और आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसा हो, ऐसे आपकी एग्जाम में, एक मिनट, ये तो मैंने व्यंजन लिख दिया, क और ख, अगर आपसे ये पूछ ले बताइए इनमें से अर्धस्वर कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, य। और देखिए ऐसा मान लिया, ऐसा ऑप्शन आ जाए, आपके ऑप्शन में ऐसा आ जाए ल, र, ल, क और य, फिर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि बताइए इनमें से अर्धस्वर कौन सा है, तो आपका उत्तर बिल्कुल य हो जाएगा। लेकिन अगर संस्कृत वाली अगर आपसे बाई चांस बात कर ले तो ये चारों संस्कृत में इनको अर्धस्वर माना जाता है, लेकिन हिंदी में दो ही अर्धस्वर होते हैं, वो कौन से होते हैं, य और वो। फिर देखिए जो र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, सब छोड़ दीजिए, काफ़ी गहनता से, फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो आपके काम की भी चीज़ नहीं रहती है। लेकिन याद रखेंगे जो र है उसको लुंठित व्यंजन कहते हैं, और र को प्रकंपित नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रकंपित व्यंजन किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, र को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। और जो ल है उसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, याद रखेंगे। तो ये लोग ये दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, र को हम लोग लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, और इसको प्रकंपित नाम से भी, प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, और ल को हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अच्छा कहते क्यों हैं ये दोस्तों, इसलिए कहते हैं उच्चारण के आधार पर ही इनको कहा जाता है। प्रकंपित इसको इसलिए कहा जाता है, देखिए अब लोग र का जैसे र बोलेंगे ना, वैसे र एक प्रकार से कंपन होता है, तो इनको उच्चारण के आधार पर ये नाम दिए गए हैं। एक बात दोस्तों और, जैसे कि आपने पढ़ा उच्छित या दुगुण व्यंजन ड, अढ़ और अढ़, देखिए कहीं कहीं पर दोस्तों ये जो हमारे ट वर्ग है ना, ट, ठ, ड, ढ और अड़, इनको किसी किसी किताब में इन सबको भी उच्छित व्यंजन लिखा हुआ है। अगर आपके प्रश्न में एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए, बताइए इनमें से उच्छित व्यंजन कौन सा है, ये अढ़ और अढ़ आपके ऑप्शन में ना हो, अगर इनमें से आपको कोई ऑप्शन में दिख जाए तो वहाँ पर से इनको बिल्कुल आप लोग सही उत्तर कर सकते हैं। ट को कर सकते हैं, और ये ट को कर सकते हैं, ठ को कर सकते हैं, ये दो तो हैं ही, और इया को कर, मतलब अणों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर से दोस्तों ये चीज़ भी समझने वाली बात है, किसी किसी किताब में इनको भी उच्छित व्यंजन कहा गया है, जो हमारा ट वर्ग है। उच्छित व्यंजन में एक चीज़ आपको और नोट कर लेनी है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आगे देख लेते हैं और चीज़ें। आगे देखिए है हमारा द्वित्व व्यंजन। ये भी दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। देखिए जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। देखिए यहाँ पर से बात समझने वाली क्या है, जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, बस इतना सा आपको समझना है, बाकी छोड़ दीजिए। जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब देखिए दो समान व्यंजन एक साथ कैसे प्रयोग में आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर से मैंने लिखा है मक्का, दो समान व्यंजन एक साथ आ रहे हैं। बिल्ली, दिल्ली, पत्ता, मिट्टी, पट्टी, चम्मच, दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। देखिए जैसे कि अगर हम लोग बिल्ली है, अगर इस जो आधा लौ है इसमें कोई स्वर नहीं होगा, तो देखिए अगर हम लोग बिल्ली लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर से बिल्ली, देखिए बिल्ली, देखिए हम लोग ले लेते हैं पत्ता, जैसे पत्ता लिखा हुआ है ना यहाँ पर, अगर मैं इसका देखिए ये पौ धन तो, आधा तो है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं तो, फिर आता है आपका तो धन आ, ये इस प्रकार से। ये
तो यहाँ पर से देखिए दो हमारे जो व्यंजन है एक साथ प्रयोग में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आधा तो है ना, आधा तो आधे तो को हम लोग इस ऐसे लिखते हैं, इसमें किसी प्रकार ओ तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि आधा तो है पत्ता। देखिए यहाँ पर से आप कहाँ आपको स्वर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देखिए जब इस प्रकार की स्थिति आपके सामने आती है, यहाँ पर से जो मैंने लिखा हुआ है द्वित्व व्यंजन के सब उदाहरण हैं, यहाँ पर से मक्का, बिल्ली, दिल्ली, पत्ता, मिट्टी, पट्टी, चम्मच, इनमें सब में देखिए अगर आप लोग एक और ले लेते हैं, पट्टी ले लीजिए, पौ धन टौ धन टौ धन ई, ये देखिए ई, इसमें भी देखिए दो व्यंजन हमारे एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों व्यंजन हमारे एक साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब, और जो समान व्यंजन है देखिए अलग अलग व्यंजन नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर से आप एक ऑप्शन आप यहाँ पर से ले सकते हैं, जैसे कि ये देखिए नीचे लिखा हुआ है अच्छा, यहाँ पर से देखिए ये लिखा हुआ है आपके सामने नीचे अच्छा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा वाला नहीं चलेगा। शब्द शब्द होना चाहिए, दोनों व्यंजन समान होने चाहिए। ये आधा लो आधा लो आधा तो और टो आधा टो आधा टो आधा मो, तो ये दोनों व्यंजन आपके समान होने चाहिए, लेकिन स्वर एक में आपका क्या होगा, उनमें कोई भी स्वर नहीं होगा। देखिए दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाएं उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, स्वर रहित देखिए इसको भी समझ, इस लाइन को भी आप लोग समझ लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो। पत्ता को फिर से लिखते हैं, पौ धन तो धन आ, पत्ता। देखिए अब देखिए यहाँ पर से दोस्तों देखिए पत्ता, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पौ, एक मिनट, और ये ऐसे लिखा जाएगा पौ धन ओ भी तो आएगा इसमें, धन ओ धन तो धन आ, इस प्रकार से। अभी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, देखिए इस प्रकार से आएगा। अब देखिए यहाँ पर से क्या कह रहा है इसके अनुसार हम लोग समझते हैं। जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाएं, देखिए दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में आ रहे हैं, तो और तो, क्योंकि आधा तो है तो आधा तो आएगा, तो इसके आगे और नहीं लगेगा। जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाएं तो उसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। अब देखिए इस लाइन को समझिए, इसमें पहला व्यंजन क्या होता है, स्वर रहित होता है। पहला व्यंजन ये है ना हमारा, ये वाला, तो इसमें इसके आगे देखिए कोई स्वर नहीं है। अगर स्वर होता तो स्वर इस वाले में है, लेकिन आधे तो में या आधा जो भी शब्द होगा आपका आधा, उसमें स्वर नहीं होता है। तो पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। तो देखिए जो हमारा पहला व्यंजन कौन सा है, हमारा पहला व्यंजन है तो। देखिए ये है हमारा पहला व्यंजन, तो इसमें देखिए कोई भी स्वर नहीं है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। दूसरा व्यंजन हमारा ये है और इसमें देखिए स्वर कौन सा है, आ। तो ये चीज़ आपको समझनी है और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, इसके उदाहरण दोस्तों यहाँ पर से लिखे हुए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यंजन गुच्छ की, कि व्यंजन गुच्छ क्या होते हैं। देखिए यदि किसी शब्द में दो तीन व्यंजन लगातार हो और उनके बीच कोई स्वर ना हो तो उस व्यंजन समूह को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। देखिए इसको भी समझिए, इसकी इस लाइनों के अनुसार समझेंगे, जो यहाँ पर लाइनें लिखी हुई हैं इसके अनुसार समझेंगे। यदि किसी शब्द में दो तीन व्यंजन लगातार हो, दो भी हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं, दो का भी उदाहरण लेंगे, तीन का भी उदाहरण हम लोग लेंगे। जब किसी शब्द में दो तीन व्यंजन लगातार हो और उनके बीच कोई स्वर ना हो, देखिए उसमें जब हमने द्वितीय व्यंजन में पढ़ा था उसमें शर्त क्या थी, उसमें दोनों व्यंजन समान होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी शर्त नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, दो तीन व्यंजन आपके लगातार हो, कैसे भी हो सकते हैं, मतलब एक चौ भी हो सकता है, एक छौ भी हो सकता है। लेकिन द्वितीय व्यंजन में क्या होता है, अगर आधा लौ है तो पूरा भी लौ ही होगा, उसमें कोई दूसरा व्यंजन उसमें चेंज नहीं होगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण है अच्छा। देखिए ओ आता है, फिर आपका चौ आता है, फिर छौ आता है, फिर आ आता है। चौ व छौ दो व्यंजनों का गुच्छ है। देखिए यहाँ पर से दो व्यंजन हैं, इनके बीच में कोई भी आपका स्वर नहीं है। यहाँ पर ना आधा चौ है तो आधे चौ में स्वर नहीं होगा, तो दो व्यंजन हैं इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इस प्रकार चौ व छौ दो व्यंजनों का एक गुच्छ है। अब देखिए मत्स्य यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर से मौ है, फिर ओ है, फिर तो है, फिर सौ है, फिर यो है, फिर ओ है। अब ये तीन व्यंजनों का गुच्छ हो जाएगा, क्योंकि देखिए तीन व्यंजनों के मध्य में कहीं पर भी स्वर हमारा नहीं आ रहा है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसे इस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्वर का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो ये तीन व्यंजनों का आपका गुच्छ हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ही शब्द में एक से अधिक व्यंजन गुच्छ पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर थे तो क्या था, हमें एक ही व्यंजन गुच्छ मिल रहे थे, तीन व्यंजनों का एक गुच्छ प्राप्त हो रहा था, या दो व्यंजनों का एक गुच्छ हमको प्राप्त हो रहा है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही शब्द में एक से अधिक व्यंजन गुच्छ भी हमको मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं स्वास्थ्य को। देखिए स्वास्थ्य जब हम लिखते हैं तो देखिए आधा सौ है तो इसको ऐसे तोड़ के लिखेंगे सौ धन वो, एक व्यंजन गुच्छ हमारा ये हो गया। फिर यहाँ आएंगे, फिर देखिए एक व्यंजन गुच्छ हमारा ये हो गया। इसको जब हम स्वास्थ्य को जब हम लोग तोड़ के लिखते हैं तो उसको इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं दोस्तों, इसको कैसे तोड़ते हैं इसका हमारा अलग से चैप्टर आएगा, क्योंकि इसमें अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत लंबी हमारी वीडियो हो जाएगी। इसको हम लोग जब तोड़ के लिखते हैं तो इस प्रकार से इसको तोड़ के लिखते हैं स्वास्थ्य को। तो एक व्यंजन गुच्छ हमारा यहाँ पर ये आ गया और एक व्यंजन गुच्छ हमारा यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर हमारे दो व्यंजन गुच्छ हैं एक ही शब्द में। तो व्यंजन गुच्छ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अरबी फारसी या ग्रहित ध्वनियाँ हमारी ये हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या होनी चाहिए, इनके नीचे नुक्ता लगा होना चाहिए। जब इनके नीचे नुक्ता लगा होगा तभी इनको हम अरबी फारसी या ग्रहित ध्वनियाँ कह सकते हैं। जब इनके नीचे नुक्ता नहीं लगा होगा, ऐसा लिखा हो, तो ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। जब नुक्ता लगा हो तो अरबी फारसी या फिर ग्रहित ध्वनियाँ हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, इनके नीचे नुक्ता लगाने की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, ये आपको मैंने बताया था बेसिक वाली वीडियो में। शिव प्रसाद, जिनको सितारे हिंद कहा जाता है, सितारे हिंद इनको कहा जाता है। किसको, राजा शिव प्रसाद को। तो इन्होंने ही इनके नीचे नुक्ता लगाने की प्रथा शुरू की थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपको व्यंजन गुच्छ और द्वितीय व्यंजन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से वर्णों का उच्चारण स्थान ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों बहुत प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही लिख लेना है आपको, स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब आपको इनका आपके मुंह से जैसे ये ध्वनियाँ निकल रही हैं उनका उच्चारण है। तो आपके मुख के अंदर अनेक स्थान होते हैं, जैसे कंठ हो गया, कंठ मतलब गला, तालु हो गया, तालु मतलब कि चौ छ जौ। आगे थोड़ा सा आपकी जो जीभ, देखिए चौ कहाँ लग रही है, चौ चौ जब आप लोग बोल रहे होंगे आपकी जीभ ऊपर वाले हिस्से में लग रही होगी तो वो होता है आपका तालु। मूर्धा, टौ ठौ डौ ढौ, जीभ आपकी जहाँ पर लग रही है मतलब वो क्या है, मूर्धा। दंत, जहाँ पर आपकी जीभ लग रही, दंत तो आपकी दंत ही है आगे से। तौ थौ दौ धौ, आपकी जीभ कहाँ पर लग रही है, दंत पर लग रही है। प फ ब भ म, देखिए यहाँ पर आपकी जीभ काम नहीं करेगी, मतलब जीभ आपकी कहीं पर नहीं लगेगी, काम तो जीभ ही करेगी लेकिन कहीं पर टच नहीं होगी। यहाँ पर आपके होठ टच होंगे, ऊपर वाला होठ आपके नीचे वाले होठ से टच होगा प फ ब भ म को बोलते समय। तो यही हैं आपके वर्णों का उच्चारण स्थान। तो ये हैं आपके जो मुख के अंदर की जो कंठ, तालु, मूर्धा, जिसको मूर्धन्य भी हम लोग कहते हैं, दंत और ओष्ठ, इनके आधार पर ही आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क वर्ग आपसे पूछ लेगा, जैसे यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं। एक देखिए यहाँ पर से क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब देखिए यहाँ पर से ये आपके ये आता है ना एक, इसको हम लोग बोलते हैं एक, मैंने लिख रखा है 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ पर से ये इसके प्रथम अक्षर हैं, ये इसका दूसरे अक्षर है, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर और पंचम अक्षर। यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, नोट करेंगे कैसे बनता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पंचमाक्षर है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ये वाला, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे इस प्रकार से, ट, क, ख, न। बताइए इनमें से कौन सा पंचमाक्षर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 9 पंचमाक्षर है। क्योंकि जो ये वाली जो हमारी आ रही, देखो 1 2 3 4 5, हर किसी में ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको ये इसी तरीके से लिखना है, आप इनमें हेर फेर नहीं कर सकते हैं, इनको आगे पीछे ऊपर नीचे आप लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्णमाला में इसी तरीके से दिए गए हैं और हम इनका उच्चारण भी इसी सीरीज के तहत करते हैं। तो जो आपको ये सीरीज यहाँ पर से दिख रही होगी दोस्तों, ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। तो और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है, बताइए भाई, ट वर्ग का चतुर्थ वर्ग कौन सा है, ट वर्ग का चतुर्थ अक्षर कौन सा है, क्या हो जाएगा, ढ। आपसे पूछ ले च वर्ग का तृतीय अक्षर कौन सा है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ज। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है पंचमाक्षर को लेकर। आप बताइए कि इनमें से पंचमाक्षर कौन सा है। ऑप्शन होंगे फ, ब, भ, म। बताइए कौन सा पंचमाक्षर है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, म पंचमाक्षर है। तो यहाँ से इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। अब देखिए जो क वर्ग है, आप लोग इनमें से किसी का भी उच्चारण करेंगे, क, ख, ग, घ,
और इनमें से किसी का भी आप लोग उच्चारण करेंगे तो आप अपने कंठ का प्रयोग कर रहे हैं। स्वयं से बोल के देखेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है याद करने की। यहाँ पर आपका गला देखिए, क ख ग घ, मेरे साथ उच्चारण करेंगे क ख ग घ, तो ये सब आपकी कंठ में आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंठ से बोले जाने। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, कंठ में। उसके अलावा कुछ और हैं ह, और कुछ हमारे स्वर आते हैं ओ आ अह, या फिर कह सकते हैं जो विसर्ग वाले हमारे जो स्वर शब्द होते हैं वो भी हमारे क्या हैं, कंठ से ही बोले जाते हैं। तो अ आ अह और ह भी इसके अलावा हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा प्रश्न इनसे इतना नहीं पूछा जाएगा जो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये इनको लेकर ज़्यादा प्रश्न पूछ लेता है आपकी परीक्षाओं में, तो इन पर आपको विशेष करके ध्यान देना है। तो क वर्ग हो गया। च वर्ग में च छ ज झ इयो, ये सब हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, तालु। आपको बोलना है, रटना नहीं है। तालु, देखिए तालु, च छ ज झ इयो, बोलिए च छ। आपकी जो जीभ है दांतों के बिल्कुल थोड़ी सी पीछे वाला जो आपका हिस्सा है उसे बोलते हैं तालु, तो वहीं पर आपकी जीभ लग रही है, तो वो सब कहाँ हो जाएंगे, आपकी तालु में, यानी कि च वर्ग में। इसके अलावा भी कुछ और आते हैं, देखिए इस तालु को तालव्य भी बोलते हैं। एग्जाम में अगर आपका तालव्य लिखा हो, तालु लिखा हो, एक ही बात है। तालु और तालव्य एक ही है। तो देखिए य सौ और ई और बड़ा ई, तो ये भी हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से ही बोले जाते हैं। क्योंकि हमें स्वर भी तो देखने हैं, स्वरों का उच्चारण कहाँ से है, तो ई और ई का कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा च वर्ग। ट वर्ग में देखिए ट ठ ड ढ अड़, जहाँ पर आपकी जीभ जा रही है वही स्थान आपका मूर्धा या फिर मूर्धन्य वाला है। तो देखिए उसके अलावा सौ से षटकोट वाला स, अढ़ और अढ़, अढ़ अढ़ और अढ़ और ऋषि, ये सब भी आपके कहाँ जाएंगे, ट वर्ग में आ जाएंगे। तो वर्ग में त थ द ध न, दंत तो आसान है। देखिए आपकी जो जीभ है वो दांत को टच कर रही है, त थ द ध न, देखिए जीभ को टच कर रही है, इससे दंत वाले हो जाएंगे त थ द ध न। इसके अलावा एक सौ जो आपका आता है वो भी आपका तो वर्ग में, मतलब दंत में आ जाता है, तो वर्ग में नहीं, दंत में, इसका उच्चारण स्थान दंत में। प वर्ग में प फ ब भ म, यानी कि ओष्ठ, और ऊ भी आपके ओष्ठ में ही आते हैं, ओष्ठों से ही इनका उच्चारण होता है। तो ये हो गए। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ अन्य और हैं, जैसे कि देख लेते हैं दंतमूल। दंतमूल में आपके र और लो, इनको वथस्य, देखिए दंतमूल को ही हम लोग बोलते हैं वतस्य, वतस्य दंतमूल को। देखिए एक बात और, र और लो का जो उच्चारण स्थान है कहाँ से, दंतमूल, दंतमूल र और लो, र और लो दंतमूल, ये दोस्तों ज़्यादा पूछा जाता है दंतमूल का, र और लो। इसको हम लोग वतस्य या ये दिया हो ऑप्शन में या ये दिया हो, एक ही बात रहेगी, तो ये आपको याद रखने हैं। और जो जौ के नीचे जो नुक्ता लगा हुआ है, अगर आपसे पूछ ले जो जौ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर से है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दंतमूल। इसके बाद आते हैं आपका दंतोष्ठ, यानी कि दंत प्लस ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ, जहाँ पर दंत प्लस ओष्ठ दोनों को प्रयोग हो रहा हो उच्चारण में, वो और जो फ है आपका जिसके नीचे नुक्ता लगा होगा वो वाला फ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, दंतोष्ठ। उसके बाद नासिका। नासिका में देखिए अंग ड़ अण अण जो भी है, नौ मो, जितने भी हैं ये सब आपके नासिका में आते हैं। यानी कि जो वर्णमाला के जो पंचमाक्षर हैं ये वाले देखेंगे, ये जो आपके पंचमाक्षर है ना ये वाले, इन सब का जो उच्चारण स्थान रहेगा, इन सब का जो उच्चारण स्थान रहेगा कहाँ से रहेगा, नासिका से रहेगा। चलिए ठीक है, नासिका का भी इनका प्रयोग होता है, नासिका से भी इनको बोलने में। ओष्ठ प्लस कंठ, जहाँ पर आपका होठ भी प्रयोग हो रहे हो और कंठ का भी प्रयोग हो रहा हो। ओ और औ, देखिए जब आप लोग बोलेंगे ना तो आपके गले में जोर पड़ेगा, ओ और औ आपके गले में जोर पड़ेगा और आपके होठ भी यहाँ पर मूवमेंट करेंगे। तो ये और ये आगत ध्वनि है, इसको भी नोट कर लेंगे, ये भी आपकी ओष्ठ प्लस कंठ में आती है। कंठ प्लस तालु, ए और ऐ हो जाते हैं कंठ प्लस तालु, जहाँ पर आपका कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हो रहा हो। उसके अलावा कुछ अरबी फारसी शब्द और हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ, देखिए नुक्ता लगा है सबके नीचे, क ख ग, कंठ प्लस जिहामूल, इन दोनों, ये यहाँ पर दोनों आ जाएंगे, कंठ प्लस जिहामूल से इनका उच्चारण होगा। उसके बाद देखिए अनुस्वार प्लस अनुनासिक जो शब्द होते हैं हमारे, अनुस्वार और अनुनासिक वाले जो शब्द होते हैं, इनको जब हम लोग बोलते हैं तो नासिका से इनका उच्चारण होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे उच्चारण स्थान वर्णों का, और यहाँ से दोस्तों प्रश्न बहुत बनते हैं, तो इसलिए आपको ये अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद देखिए स्वर तंतियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के प्रकार तो दो प्रकार के होते हैं, एक है सघोष और एक है अघोष। हर परीक्षा में दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद करने हैं, और इतने अच्छे से आपको याद कराऊंगा, और मेरा वादा है कि आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे, इतने अच्छे से आपको याद करवाने वाला हूँ, इतनी अच्छी इसकी ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ, आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए घोष, जिसको हम लोग सघोष भी कहते हैं, एग्जाम में घोष आए या सघोष आए एक ही बात रहेगी।
तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, यानी कि जो हमारे स्वर की तंत्रियां होती हैं उनमें कंपन होता है, उसको हम लोग कहते हैं सघोष। और अघोष की परिभाषा क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उनको हम लोग बोलते हैं अघोष। तो इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए, ये हमारे हैं पूरे 25 के 25 स्पर्श व्यंजन, और यहाँ से अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 33 व्यंजन लिखे हुए हैं। कुल मिलाकर के आपके 33 व्यंजन लिखे हुए हैं। अब यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा अघोष है कौन सा सघोष है। इतने सारे 25 व्यंजनों को आप लोग कैसे याद करेंगे, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये तो आपको सीरीज तो हर किसी को याद होगी, बचपन से आप लोग इसको इसी तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ य, ये तो सभी को आपको याद होगा ही। सब एकदम सीरीज से है, आपको इसको याद करना ही नहीं है, ये तो आपने पहले से ही मतलब पढ़ रखा है। बस आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर से ऐसे नंबरिंग डालनी है ऊपर से 1 2 3 4 5, ये भी आपने चलिए नंबरिंग भी डाल दी, बनाएंगे ऐसे ही कॉपी में। अब आपको लिखना है यहाँ पर अघोष, ऊपर से अघोष अघोष, फिर लिखना है सघोष सघोष सघोष। दो तरीके हैं इसको याद करने के, और दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अघोष अघोष फिर सघोष सघोष सघोष। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सघोष वर्ण की, कैसे इसको याद करें। देखिए, सघोष वर्ण थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं हम लोग। ये देखिए कैसे हम इसको याद करें सघोष और अघोष को। देखिए, 3 4 5, दो तरीके आपको बताऊंगा। 3 4 5 मतलब कि 3 4 और 5, 3 4 और 5 वाली जो हमारी सीरीज हो जाएंगी, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। तो इसमें जितने भी यहाँ पर नीचे को आ रहे हैं, गौ जौ ड दो बो, ये सारे सघोष हैं। ये वाले सारे सघोष हैं, ये वाले सारे के सारे क्या हैं? सघोष हमारे वर्ण हैं। एक तरीका तो इसको याद करने का ये हो गया। दूसरा तरीका आपको क्या याद करना है, आपको इस तरीके से लिख देना है अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। बस ऐसे ही आपको याद करना है। शुरू के दो क्या हैं? अघोष हैं, बाकी तीनों क्या है? सघोष हैं। एक ये सबसे अच्छा तरीका ये भी है, मेरे को ये वाला तरीका सबसे बेस्ट लगता है। अघोष अघोष फिर तीनों सघोष, अघोष अघोष फिर तीनों सघोष। तो ये तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये सारे अघोष, ये सारे अघोष, ये भी सारे अघोष, ये नहीं, ये सघोष, ये भी सघोष और ये भी सघोष। तो ये तरीका दोस्तों सबसे बेस्ट है। शुरू के दोनों जो हमारे जो लाइन हो जाएंगी, ये दोनों की लाइन है वो अघोष की हो जाएंगी, बाद की तीनों लाइन हमारी क्या हो जाएंगी? सघोष की हो जाएंगी। इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। उसके बाद जितने भी हमारे स्वर हैं, अ से अ आ इ ऊ ए ऐ ओ औ, जितने भी हमारे स्वर हैं वो सारे के सारे स्वर क्या हैं? सघोष हैं। और देखिए, ये जो हमारे द्विगुण व्यंजन हैं, और इसके अलावा ये अरबी फारसी शब्द हैं, गौ के नीचे नुक्ता और जौ के नीचे नुक्ता, ये भी क्या है? सघोष वर्ण हैं। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखने हैं, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो इससे अच्छा याद करने का दोस्तों इनका तरीका नहीं है। शुरू के दोनों क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे, बाद के तीनों क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है इनको याद करने का। अघोष देखिए, अघोष में कौन कौन से आते हैं हमारे? देखिए, यहाँ पर से जो हमारा एक चीज़ यहाँ पर मुझे लगता है कि ये हमारा ह तो छूट ही गया। इस ह को तो मैंने आपको बताया ही नहीं। जो हमारा ऊष्म व्यंजन होता है ना, ह, इस ह को भी यहाँ पर काउंट करना है आपको, ह। तो ये अघोष में कौन कौन से हैं? 1 2, मतलब कि पहले के जो पहला और दूसरा जो है वो क्या हो जाएंगे? हमारे अघोष वर्ण हो जाएंगे। उसके अलावा जो हमारे 100 100 100 तीनों 100 हो जाएंगे, वो तीनों 100 याद रखेंगे, अघोष में चले जाएंगे। बाकी जो 3 आपकी अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं ये भी अघोष में चली जाएंगी। तो ये इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है। शुरू के दोनों अघोष, बाद के तीनों सघोष। बाकी जो ये समास स्वर आ जाएंगे वो सघोष में आ जाएंगे, और यहाँ पर से आपका एक क्या जाएगा? ये ऊष्म व्यंजन आ जाएगा, और बाकी तीनों 100 अघोष में चले जाएंगे। बस इतना आपको याद रखना है। और ये आपके ये द्विगुण व्यंजन आपको याद रखने हैं बस। बाकी ज़्यादा प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं इसको लेकर कि भाई बताइए जो है वो कैसा वर्ण है? सघोष है, अघोष है? बताइए कैसा है? तो कैसा है? सघोष वर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है हमारा, यहाँ से भी दोस्तों बहुत प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्राणत्व या हवा के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो 2 प्रकार होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण हम लोग किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उनको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं ना। जैसा कि नाम से ही आपका शो हो रहा है, यहाँ पर प्राण का मतलब वायु से है। प्राण का मतलब क्या है? मुख से निकलने वाली वायु। और यहाँ पर भी देखिए प्राण लिखा हुआ है, मतलब कि जो आपके मुंह से वायु निकल रही है ये प्राण का मतलब वही है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक मात्रा में निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। सेम ऐसे ही सीरीज जैसे आपने भी ऊपर बनाई थी वैसे ही आपको बना लेनी है। 1 2 3 4 5, ये ऐसे 25 आपको स्पर्श व्यंजन लिख लें यहाँ पर।
बाकी कितने लिखने हैं, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, कुल कितने हो गए, 33 हो गए। तो इन 33 जो आपके व्यंजन वर्ण हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। तो कैसे बताएंगे, देखिए इसको याद करने की और भी इसको याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 5 ऐसे आपने लिख दिया। उसके बाद ऊपर से क्या लिखना है आपको, सबसे पहला अल्प प्राण, फिर महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। बस इस तरीके से आप इसको लिखते जाइए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। बस इसमें आप कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको ये याद रखनी है। पहला आपका आ जाएगा अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। बस ऐसे ही करके आपको इसको याद रखना है। तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं, या आप ऐसे याद कर लीजिए इसको, 1 3 5 हमारे अल्प प्राण हैं और 2 और 4 महाप्राण हैं। लेकिन इसको आप लोग भूल सकते हैं ना, इस चीज़ को, इस सीरीज को भूल सकते हैं आप लोग। 1 3 5 2 4 में आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका इसको याद करने का यही है, पहला अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। इससे अच्छा तरीका इसको याद करने का नहीं है। तो अल्प प्राण में आपके 1 3 5 प्लस य और लव, मतलब कि सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन आपके आ जाएंगे। समस्त स्वर भी आपके अंतस्थ व्यंजन में आ जाएंगे, औ से लेकर ओ तक। एक जो आपका द्विगुण व्यंजन होता है या उचित व्यंजन होता है वो भी आपका जाएगा। बाकी जो 3 आपकी अरबी फारसी ध्वनियाँ होती हैं वो भी अल्प प्राण में आ जाएंगी। उसके बाद महाप्राण 2 और 4 तीनों प्रकार के सौ और हो, और आपका जो ढ आता है और जो अरबी फारसी ध्वनियाँ आती हैं ये भी आपकी महाप्राण में आ जाएंगी। तो यहाँ पर से आपको इस पर विशेष करके गौर देना है, इसको लेकर और इसको लेकर। ये बाकी जो अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं इनके बारे में कम पूछता है, ये तो बाई चांस वाली बात है अगर पूछ लिया तो, लेकिन हमेशा से ही 90% प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसको लेकर और इसको लेकर। तो सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण दोस्तों आपको याद होना चाहिए। सघोष अघोष में क्या था, पहले हम लोग सघोष पहले हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको पहले हम लोग लिख लेंगे वहाँ पर अघोष अघोष, बाद में तीनों सघोष। लेकिन अल्प प्राण महाप्राण में क्या है, आपको अल्टरनेट चलना है, पहले अल्प प्राण फिर महाप्राण, पहले अल्प प्राण फिर महाप्राण फिर अल्प प्राण। अगर ऐसे भी आपको कन्फ्यूजिंग हो जा रहा है तो ऐसे याद रख लिए, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। अल्प मतलब छोटा होता है ना, महा मतलब बड़ा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे ये भी याद नहीं हो पा रहा, तो छोटा बड़ा छोटा ऐसे याद रख लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको याद रखने हैं। महाप्राण में आपको बता दिया मैंने, ये आपके महाप्राण हो जाएंगे। तो दोस्तों आज आपकी व्यंजन वाली वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। आपके व्यंजन में जो प्रश्न आपके बनते हैं वो मैंने दोस्तों कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद हम लोग कोई दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर किया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों फेसबुक पेज से आप लोग जुड़ जाइए। नीचे आपकी जो वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर वीडियो का लिंक, वो चैनल का लिंक दे रखा है, जो आपका हमारा फेसबुक पेज है उसका लिंक दे रखा है। वहाँ से आप लोग हमारे फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सअप नंबर भी दोस्तों मैंने नीचे दे रखा है, अगर आपको कुछ पूछना होता है, कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।